हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूनिट 2 का एक नया टॉपिक, दैट इज एंजाइटी डिसऑर्डर्स। आपके सिलेबस में कुछ 5 to 6 एंजाइटी डिसऑर्डर्स मेंशन है। इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे 3 एंजाइटी डिसऑर्डर, दैट इज फोबिया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एंड द पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, डर जो है हर इंसान को किसी ना किसी चीज से लगता है। अब वो डर एनिमल का भी हो सकता है, वो डर ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है, प्लेस का भी हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है। अब इस डर के पीछे रीजन हो भी सकता है और नहीं भी। अगर किसी इंसान को किसी एनिमल ने काटा है, गॉड फॉरबिडन, तो उसका उस एनिमल से डर डेवलप हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा कुछ इंसिडेंट नहीं भी हुआ हो उनके साथ, फिर भी उनको उन चीजों से डेवलप हो जाता है। तो जो डर है, फियर जो है, वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। लेकिन जब वो डर एक पर्टिकुलर यू कैन से लेवल को क्रॉस कर देता है, वो बन जाता है एक्सट्रीम, सो इट इज कॉल्ड अ फोबिया। फोबिया जनरली हमारी जो डेली लाइफ है उसके साथ इंटरफेयर करता है। ठीक है, इतना डर एक्सट्रीम हो जाता है कि इंसान उस चीज से जिससे वो डरता है उसको अवॉइड करने के लिए हर कोशिश करता है। तो एक्चुअल में फोबिया क्या है? सो टू इंपॉर्टेंट चीजें, एक इरेशनल और एक्सट्रीम। एक्सट्रीम क्या कि एक हद से ज्यादा हो गया डर लगना। ठीक है कि एनिमल्स का डर है, बट ठीक है आप उसके पास से थोड़ा सा अवॉइड करके या किसी के साथ जा रहे हैं, बट इतना डर हो गया कि दूर से भी अगर दिख रहे हैं तो आप भाग जा रहे हैं। ठीक, तो इतना एक्सट्रीम डर और इरेशनल मतलब वो आपको हार्म इतना कर भी नहीं सकता, फिर भी आप उससे डर रहे हैं। अगर किसी को पानी का डर है तो पानी इतना गहरा नहीं भी है फिर भी डर रहे हैं। ठीक, बोट पे जाने से भी डर रहे हैं। तो इरेशनल और एक्सट्रीम डर को फोबिया कहा जाता है और वो किसी भी चीज से हो सकता है। रीजन उसका ट्रॉमेटिक इवेंट भी हो सकता है कि अगर किसी इंसान के साथ कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ है, जैसे पानी की मैंने एग्जांपल दी, तो अगर वो डूबते डूबते बचा है तो वो पानी से उसका डर डेवलप हो जाएगा, या उसने किसी नियर वन को लॉस किया है बिकॉज ऑफ ड्राउनिंग, तो एक उसकी वजह से उसका फोबिया पानी की तरफ से डेवलप हो सकता है। तो इट कैन बी अ रीजन ऑफ अ ट्रॉमेटिक इवेंट, बट एट द सेम टाइम किसी नो अपरेंट रीजन की वजह से भी फोबिया डेवलप हो जाता है कि कोई रीजन नहीं है, लोगों को तंग जगह से घबराहट होती है, एंजाइटी होती है, उनको क्लॉस्ट्रोफोबिया है। ठीक है, तो उसका कोई अपरेंट रीजन नहीं है। बट एट द सेम टाइम हमें यह जानना जरूरी है कि जिस इंसान को फोबिया है वो किसी भी हालत में वीक या कॉवर्ड नहीं है, उनका उस चीज पे कंट्रोल ही नहीं है। वो चाहते हैं कि वो उस डर को अवॉइड करें, उस डर को खत्म कर सके, लेकिन वो कर ही नहीं पाते। इट इज आउट ऑफ देयर कंट्रोल। ठीक, पहले तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि उन चीजों को अवॉइड करें जिनकी वजह से उनको डर है, बट नहीं कर पाना। दे वर नॉट दे आर नॉट एबल टू डू सो। और उन्हें लगता है कि वो नॉर्मली जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, जिसको पानी का डर है तो वो उसको अवॉइड कर रहा है, या हाइट का या तंग जगहों का, तो उनके हिसाब से वो नॉर्मली बिहेव कर रहे हैं, जो दूसरों को इरेशनल लगता है जिनको डर नहीं है। ठीक है, सपोज अगर किसी को लिजर्ड से डर लगता है तो वो शाउट करेगा या अवॉइड करेगा, लेकिन उसी ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हम किसी और इंसान को देखें जिन्हें नहीं लगता, वो बोलेगा ये तो अजीब तरह से बिहेव कर रहा है। अक्सर लड़के कॉकरोच से डर जाती है लेकिन कुछ नहीं डरते, तो वो क्या कहेंगे कि ये बहुत एक्सट्रीमली या यू कैन से एग्जैजरेटेड वे में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ठीक है, उनको बहुत बड़ा इरेशनल लगता है। बट जिनको फोबिया होता है वो अपने हिसाब से बड़ा नॉर्मली बिहेव कर रहे होते हैं। ठीक है, ओके, सो हाउ कैन बी फोबिया ट्रीटेड? अब क्या इसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है फोबिया को ट्रीट करने का? तो नहीं, इसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, बट साइकोथेरेपी से। साइकोथेरेपी में क्या होता है कि यू कैन से एक तरह से काउंसलिंग सॉर्ट ऑफ की जाती है पेशेंट के साथ, जिनके साथ फोबिया होता है उनके साथ काउंसलिंग की जाती है। साइकोथेरेपी और मेडिकेशन क्या होंगी, जो एंटी डिप्रेसेंट सॉर्ट ऑफ होते हैं ना, वही यूज किया जाता है। ठीक है, और साथ ही दी जाती है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन हो, कि फोबिया जिन चीजों से डर है, एनिमल से, ऑब्जेक्ट से, प्लेस से, अपना जो रिस्पॉन्स है उसे थोड़ा मॉडिफाई किया जाए, इसकी उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक, सो ये 3 तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, एक साइकोथेरेपी, मेडिकेशन, एंड थर्ड इज कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ठीक, तो सबसे पहले द पर्सन इज ग्रेजुअली एक्सपोज टू हिज और हर फियर ऑब्जेक्ट। तो इंसान को जिस चीजों से डर है उसे उसकी तरफ लाया जाता है। पानी से है तो पानी से एक्सपोज किया जाता है, इंसेक्ट से है तो इंसेक्ट से एक्सपोज किया जाता है, डर्ट से अगर फोबिया है तो डर्ट को एक्सपोज किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एलिवेटर्स का एग्जाम्पल दिया गया, तो पहले उन्हें उस चीज का एक्सपोज किया जाता है। जैसे खतरों के खिलाड़ी में भी यही सिखाया जाता है कि जिन चीजों से डर है उनको एक्सपोज करो, आप उनके इतने करीब चले जाओ, इतना उनको एक्सपीरियंस कर लो कि आपको लगे कि नहीं वो आपको हार्म नहीं कर सकते, और स्लोली आपका जो मेंटल सेटअप है ये एक्सेप्ट कर लेता है कि वो चीजें आपको हार्म नहीं करेंगी, और स्लोली एंड स्टेडली द फोबिया
goes away. तो सब ट्रीटमेंट अप्रोचेस एम टू चेंजिंग हाउ पीपल रिएक्ट, जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में मैंने आपको बताया कि जिस तरह से इंसान रिएक्ट करता है उसे चेंज किया जाता है, ठीक। This is exceptionally helpful for people with phobia related to traumatic experience. तो जो जिनको भी traumatic experience की वजह से phobia develop होता है, उन्हें behavioral modification कराया जाता है कि वो थोड़ा सा normal वे में react करें. So अब हम पढ़ेंगे कुछ normal कुछ कॉमन फोबियाज और उनके कॉजेज. द फॉलोइंग आर द सम ऑफ द मोस्ट कॉमन फोबियाज, और मैंने कुछ नाम लिखे हैं, इनमें से मे और मे नॉट बी दे कैन आस्क, लेकिन जो सबसे ज्यादा कॉमन फोबियाज हैं वही मैंने यहाँ पे मेंशन किया है. तो सबसे पहला है एक्लूफोबिया, दैट इज फियर ऑफ डार्कनेस. जब जिनको अंधेरे का डर होता है दैट इज कॉल्ड एक्लूफोबिया. एक्रोफोबिया इज, एक्रो मतलब हाइट, ठीक है. तो फोबिया हर एक में जाएगा, जो पहला पोर्शन है वही डिसाइड करेगा कि वो किससे डर है, ठीक है. तो एक्रो इज फियर ऑफ हाइट, एरो इज फियर ऑफ फ्लाइंग, एरोप्लेन्स का डर, एरोप्लेन्स पे फ्लाई करने से डर, ठीक है. एल्गोफोबिया इज फियर ऑफ पेन. इलेक्टोरोफोबिया, इलेक्टोरोफोबिया प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा हो सकता है, चेक कर लीजिएगा. इलेक्टोरोफोबिया इज फियर ऑफ चिकन्स. एग्रोफोबिया इज फियर ऑफ पब्लिक स्पेसेस और क्राउड. ऑर्निथो स्टैंड्स फॉर बर्ड्स, सो फियर ऑफ बर्ड्स. एस्ट्रोफोबिया इज फियर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग, ठीक है, जिनको बिजली के कड़कने और बादलों के गरजने से डर लगता है. लेट्रो इज डॉक्टर्स से जो डर लगता है. क्लॉस्ट्रो इज, ये बहुत कॉमन है, दैट इज ऑफ एनक्लोज स्पेस, ठीक है, तंग जगहों पे एंजाइटी होती है, घबराहट होती है. टाइकोफोबिया इज फियर ऑफ फेलियर, ठीक है, ये तो आई थिंक ऑलमोस्ट सबको ही होता है, फेलियर का डर, ठीक है. हाँ, बट पॉइंट इज कि देखो, डर, फेलियर का डर सब में होता है, लेकिन उस डर की वजह से कोई भी ट्राई करना नहीं छोड़ता, ठीक, कोई भी दोबारा से अटेम्प्ट करना नहीं छोड़ता. लेकिन जब वो डर एक लेवल क्रॉस कर देता है कि आप अटेम्प्ट करने से, इनिशिएट लेने से, दोबारा ट्राई करने से भी डरे, तो वो बन जाएगा फोबिया, ठीक है, क्योंकि वो आपके नॉर्मल प्रोसेस से हैम्पर कर रहा है ना, ठीक है. फेलियर का डर तो सबको है, हर चीज में, चाहे अकेडमिकली हो, स्पोर्ट्स हो, लाइफ में हो, कहीं पे भी. पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप चांस लेना छोड़ दें, ठीक है, चांस तो लेते रहते हैं. वही है, जब वो आपका एक लेवल को क्रॉस कर देता है, आपकी नॉर्मल लाइफ को हैम्पर करता है, तो इट बिकम फोबिया, दैट इज अटाइकियोफोबिया. नेक्स्ट इज ऑटोफोबिया, दैट इज फियर ऑफ बीइंग अलोन. बैक्टीरियोफोबिया, नाम से ही क्लियर है, दैट इज बैक्टीरिया का. ओफाइडोफोबिया इज स्नेक्स का, दैट इज ऑल्सो कॉमन, मैक्सिमम लोग, पर कुछ लोग आप देखें जो जोग्राफिक चैनल में एनिमल प्लैनेट्स में दिखाते हैं, दे लव स्नेक्स, वो स्नेक्स के साथ ही रहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनको बिल्कुल डर नहीं होता स्नेक्स का. देन बैथमोफोबिया, दैट इज ऑफ स्टेयर्स एंड स्टीप स्लोप्स. ग्लासोफोबिया, फियर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक, जिनको स्टेज फियर, यू कैन से, सॉर्ट ऑफ स्टेज फियर होता है, ठीक है. गाइनोफोबिया, फियर ऑफ विमेन. हेलियोफोबिया, दैट इज फियर ऑफ सन, हेलियो इज फॉर सन. हीमोफोबिया, दैट इज ऑफ ब्लड, हीमोग्लोबिन, हीमो. हर्पेटोफोबिया, दैट इज ऑफ रेप्टाइल. हाइड्रो, पानी. नेजोफोबिया इज फियर ऑफ इलनेस, बीमार हो जाने का डर, ठीक है, जो हर किसी को रहता है कि मुझे, मैक्सिमम ना ये स्टूडेंट्स में भी देखा जाता है, जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं ना, जब वो हर कोई डिजीज के बारे में पढ़ते हैं तो उनको लगता है ये डिजीज हमें तो नहीं है, सिम्टम्स पढ़ के हमें तो नहीं है, हमें तो नहीं है. एक लेवल तक दैट इज नॉर्मल, बट व्हेन इट बिकम्स एक्सट्रीम, सो इट बिकम नेजोफोबिया, ठीक है, फियर ऑफ इलनेस, कि कहीं मैं बीमार तो नहीं हूँ, ये सिम्टम तो नहीं है मुझे, ठीक है. सो दैट्स इट फॉर द फोबिया. नेक्स्ट जो आज हम पढ़ेंगे दैट इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. ऑब्सेसिव क्या होता है? नॉर्मली आपने डे टू डे लैंग्वेज में सुना होगा कि वो बहुत ऑब्सेस है खुद से, किसी किताब से, किसी चीज से ऑब्सेस, ठीक है, जिस चीज को बार बार करना, ठीक है ना. कंपल्सिव मतलब आप उस चीज को खुद से नहीं कर रहे हैं, आप कंपेल हो रहे हैं, फोर्स्ड हो रहे हैं, इनहेरेंटली फोर्स्ड हो रहे हैं, अंदर से ही आपको ना पुश किया जा रहा है उस चीज को करने के लिए, ठीक है. तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक, होता क्या है, बार बार, ठीक है, फ्रीक्वेंट अनवांटेड थॉट्स आती हैं और सेंसेशन आती है, दैट कॉज टू, बार बार लगातार ऐसी सेंसेशन और ऐसे ख्याल दिमाग में आते हैं जिससे कुछ एक्टिविटीज बार बार करने के लिए इंसान मजबूर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. अब कुछ चीजें तो हम तो बार बार करते हैं, वो नॉर्मली हर एक इंसान होता है, जैसे घर से बाहर निकले, मैंने लॉक किया कि नहीं, ठीक है, गाड़ी आप पार्क करके आए, मैंने गाड़ी को लॉक किया कि नहीं, तो आप चेक करने जाते हैं, ठीक है, गैस ऑफ की कि नहीं, ठीक है, तो आप एक बार चेक करेंगे, दो बार चेक करेंगे, देन इट इज नॉर्मल. लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है ना, एक दो बार नहीं, यू कीप ऑन रिपीटिंग इट, ठीक है. टैब बंद किया कि नहीं, बाहर जाएंगे देखेंगे, फिर वापस आएंगे, ओ मैंने टैब बंद किया कि नहीं, अब दोबारा जाएंगे, मतलब
10 to 20 टाइम्स आप उस चीज को रिपीट करेंगे। इससे क्या होगा, जो आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग है ना वो उससे हैम्पर हो जाएगी, ठीक है, उसमें नॉर्मल फंक्शनिंग में इंटरफेयर हो जाएगा, ठीक है। जैसे किसी को डर्ट का है कि साफ सफाई का बहुत ज्यादा है, साफ रखना है, तो भाई नॉर्मली उसको बेड पे जाना है, वो साफ सफाई में कम से कम 1-2 घंटा वही वेस्ट कर लेंगे, तो उसकी डेली रूटीन जो सोना था जिस टाइम पे सो ही नहीं पाएगा, बार बार वही किए जा रहा है, बार बार अपनी बेडशीट ही साफ किए जा रहे हैं, ठीक। सो दैट इज कॉल्ड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। द रिपीटेटिव बिहेवियर कैन सिग्निफिकेंट इंटरफेयर विद द सोशल इंटरेक्शन ऑल्सो, ठीक है। तो सोशल इंटरेक्शन भी है, ठीक है, जिनको डर्ट का डस्ट का होता है ना, तो हैंड शेक करना, तो फिर बार बार साफ करना, ये चीजें भी उनमें होती है, तो सोशल इंटरेक्शन में भी और डेली लाइफ में भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है, ठीक है। सो जैसे मैंने आपको बताया, हर इंसान कुछ ना कुछ ऑब्सेशन तो फेस करता है, बट इट बिकम डिसऑर्डर व्हेन इट क्रॉसेस अ पर्टिकुलर लिमिट, ठीक। ओके, नेक्स्ट इज कौन लोग हैं जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से अफेक्ट होते हैं। तो जनरली रिसर्चेज में जो देखा गया है, जो स्टडीज पे पाया गया, तो मोस्टली 19 ईयर्स एक एवरेज एज मानी गई है, और 40 ईयर्स के बाद अक्सर लोग इसमें इस चीज से अफेक्ट नहीं होते। तो एंड ऑन एन एवरेज 19 ईयर्स के अराउंड ये लोग जो पीपल हैं इस चीज से अफेक्ट होते हैं, 40 ईयर्स के बाद नहीं देखा गया। अब सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स जैसे बताया, बार बार रिपीटेड चीजों को करना, जिससे कि जो नॉर्मल एक्टिविटी है वो हैम्पर हो जाए, आप काम पे नहीं पहुंच पाए। जैसे गैस बंद की नहीं की, बार बार आप चेक किए जा रहे हैं, लॉक किया कि नहीं, नल बंद किया कि नहीं, टॉवल जगह पे रखा कि नहीं, चीजें नॉर्मल रखी कि नहीं, बार बार चेक कर रहे हैं, आप अपने काम पे नहीं टाइम पे पहुंच पा रहे, आप खाना नहीं टाइम पे खा पा रहे, आप सो नहीं पा रहे टाइम पे, ठीक। सो दैट इज कॉल्ड, दीज आर ऑल द सिम्टम्स, ठीक। ओके, जैसे इसमें ये मेंशन है कि यू गेट ट्रबल गेटिंग रेडी फॉर बेड इन अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट आर द ऑब्सेशन इन ओसीडी। अब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में किन चीजों को बार बार करते हो, किन चीजों से ऑब्सेशन है, ठीक है। सो ऑब्सेशन आर अनवांटेड इंट्रूसिव थॉट्स और मेंटल इमेजेस, ठीक है। अपना उसमें जो पर्सन है, जो यू कैन से कि जो अफेक्टेड पर्सन है ओसीडी का, उसका खुद का कोई कंट्रोल नहीं है उन थॉट्स पे, ठीक है। सो इट इज अनवांटेड, उसकी मर्जी से वो थॉट्स नहीं आ रही हैं, इंट्रूसिव इंटरनली आ रही है, उसको फोर्स कर रही हैं, और मेंटल इमेजेस हैं दैट कॉज इंटेंस एंजाइटी। और मेंटल इमेज है, जैसे मैंने डर्ट का एग्जांपल दिया, तो ना उनको मेंटल इमेज उसके दिमाग में बन रही है कि इन्फेक्शन हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे, डर्ट लग जाएगी, ठीक। वो ऑन ही है, जैसे लॉक की बात करें तो इमेज है कि नहीं मैंने बंद नहीं किया, वो तो खुला ही है, दरवाजा खुला ही हुआ है, दरवाजा खुला ही हुआ है, ठीक है। दैट इज द मेंटल इमेज क्रिएट होती है, ठीक। सो most of these OCD realize that these thoughts are illogical or irrational, और जितने भी ये ख्याल आते हैं ना, उनका कोई यू कैन से बेस नहीं होता, ठीक। सो क्या क्या ऑब्सेशन है, जैसे फियर ऑफ कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद परसीव कंटेमिनेटेड, जैसे बताया, डर है कि कंटेमिनेशन ना हो जाए, मैं गंदी चीजों को हाथ न लगाऊं, मुझे डर्ट ना लग जाए, ठीक है, उसका डर होना, ठीक। फियर ऑफ कॉजिंग हार्म टू योर सेल्फ, ठीक है, और समवन एल्स, ये डर होना कि मैं किसी को हार्म ना कर दूं, मैं खुद से हार्म ना हो जाऊं, ड्राइव करते हुए डर होना कि एक्सीडेंट ना हो जाए, ठीक। फियर ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक्स, कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, तो इसीलिए काम ही नहीं करना, ठीक है, इनिशिएट ही नहीं लेना। सो ऑल दीज आर ऑब्सेशन। एक्सेसिव कंसर्न विद मोरालिटी, क्या मैं सही कर रहा हूं कि नहीं, बार बार इस चीज को सोचना और फाइनल डिसीजन ही नहीं ले पाना। फीलिंग ऑफ डाउट एंड डिस्कस, खुद की कैपेसिटी पे डाउट करना कि नहीं ये मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये चीज आना कि ठीक है आई एम एबल और नॉट एबल टू इट इज नॉर्मल, लेकिन इस चीज को इतना आना कि आप काम कर ही नहीं पा रहे हैं कोई, ठीक है, नॉर्मल लाइफ आपकी इंटरफियर हो रही है। एक्सेसिव कंसर्न विद योर सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ठीक है, सेक्सुअल आइडेंटिफिकेशन के साथ इसमें इंटरफेरेंस हो रही है। नीड फॉर ऑर्डर, नीटनेस, सिमेट्री, इतनी ज्यादा साफ सफाई की आपको ऑब्सेशन है कि योर डेली रूटीन इज गेटिंग इंटरफेयर, अदर्स डेली रूटीन इज गेटिंग इंटरफेयर, ठीक। सो इसमें करता क्या है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का पर्सन, इट फर्स्ट इज अरेंजिंग थिंग्स इन वेरी स्पेसिफिक वे, हर चीज उसे प्रॉपर वे में चाहिए, ठीक है। जैसे आपने देखा भी होगा मूवीज में कुछ होते हैं तो प्रॉपर कि अगर 90 डिग्री पे या 60 डिग्री पर वॉच है तो वहीं पर होनी चाहिए, 60 डिग्री पे कोई यू कैन से कोई बॉटल रखी हुई है तो वो उसी लोकेशन पे होनी चाहिए। बुक अगर फोटो फ्रेम अगर 70 डिग्री टिल्ट है तो वैसा का वैसा ही होना चाहिए, थोड़ा सा भी इस तरह से हो गया तो दे कैन नॉट टॉलरेट इट और हैंडल इट, ठीक है। तो हर चीज प्रॉपर जगह पे होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड ऑब्सेसिव कंपल्सिव, ठीक है। बाथिंग, क्लीनिंग और वॉशिंग योर हैंड्स ओवर एंड, बार बार हाथ धोना, बार बार नहाना, नहा के निकले फिर नहाने चले गए कि मुझे नहीं, मुझे डर्ट लग गया, हाथ धोए, फिर से हाथ धोए, किसी से हैंड शेक करके 10 बार हाथ धोए, ठीक।
कलेक्टिंग और बोर्डिंग आइटम्स दैट हैव नो पर्सनल इशू, चीजों को इकट्ठा करना जिनकी कोई वैल्यूज नहीं है, रिपीटेडली चेकिंग थिंग्स सच एज लॉक, स्विचेस एंड डोर्स, कॉन्स्टेंटली चेकिंग दैट यू हैवंट कॉज समवन हार्म, किसी को लगी तो नहीं, लगा तो नहीं आपको, मैंने आपको हार्म तो नहीं किया, बार बार सॉरी बोलना, ठीक। कॉन्स्टेंटली सीकिंग एश्योरेंस, बार बार सॉरी बोलना इज नॉट अ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, आप उसे उस कैटेगरी में ना लें, इट इज जस्ट कि चेक करना कि मेरी वजह से आपको कोई हार्म तो नहीं हुआ, एक बार पूछना दैट इज नॉर्मल, बट बार बार इसी चीज से डरना और उसकी वजह से इनिशिएट ना ले पाना। कॉन्स्टेंटली सीकिंग रीएश्योरेंस, बार बार खुद से पूछना कि ठीक हो ठीक हो ठीक हो, दैट इज ऑल्सो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। रिचुअल्स रिलेटेड टू नंबर सच एज, इसमें क्या होता है कि जैसे नॉर्मली पीपल क्या करते हैं कि अगर किसी बुक को पैर लग जाता है तो दे टच इट एंड टच विद द हैंड, ठीक है, उसको माथे के साथ उसको टच कर देते हैं, बट अगर उसको करना है कि नहीं 4 बार टच करना है, ठीक है, किसी के फीट टच किए तो 4 बार टच करने हैं, 5 बार टच करने हैं, ठीक है, घंटी बजानी है मंदिर की तो 5 बार बजानी है, 6 बजाना है, तो नंबर्स के साथ रिचुअल कि ये मेरे लिए ठीक है, ठीक है, उतनी बार करना, हाथ धोने तो 5 बार हाथ धोने हैं, 6 बार सोप्स लगाने, लाइक दैट, ठीक है, उसके साथ कंपल्शन। तो सेइंग सर्टेन वर्ड्स और प्रेयर्स व्हाइल डूइंग अनरिलेटेड टास्क, ठीक है, काम कुछ और कर रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं। कंपल्शन कैन ऑल्सो इंक्लूड अवॉइडिंग सिचुएशंस दैट ट्रिगर ऑब्सेशन, तो उसमें पर्सन क्या होता है ना कि डर्ट का ही जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो नए लोगों से मिलना अवॉइड करते हैं, बाहर जाना अवॉइड करते हैं, हैंडशेक करना अवॉइड करते हैं कि भाई उनको डर्ट से ऑब्सेशन है, गंदगी से ऑब्सेशन है, ठीक है, वो साफ सफाई ज्यादा पसंद कर रहे हैं, ठीक। सो व्हाट कॉजेज ओसीडी, अब ओसीडी का रीजन क्या है, तो बहुत से रीजन है, सबसे पहले आ जाता है जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स एक रीजन पाया गया है कि अगर पेरेंट्स को ओसीडी है तो सिबलिंग्स को भी हो सकती, सॉरी ऑफस्प्रिंग्स को भी हो सकती है, और एक को है तो सिबलिंग को भी हो सकती है, ठीक। नेक्स्ट आता है ब्रेन चेंजेस, ब्रेन के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में भी कुछ चेंज होते हैं जिसकी वजह से ओसीडी पाया जाता है। पहला फ्रंटल रीजन में, फ्रंटल पोर्शन होता है, फ्रंट पोर्शन, दिस इज कॉल्ड फ्रंटल पोर्शन, दिस इज पैराइटल, ठीक। तो जो फ्रंटल पोर्शन होता है वहां पे भी कुछ चेंजेस पाए गए हैं ओसीडी के पेशेंट्स में। तो एनाटॉमिकल चेंजेस, एक फ्रंटल और सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर, जो हमारा ब्रेन होता है दैट इज कवर्ड विद द स्कल, ठीक है, तो उसके ऊपर एक लेयर होती है जिसको कॉर्टेक्स कहा जाता है, तो उसके नीचे भी कुछ चेंजेस देखे गए हैं जिसकी वजह से ओसीडी पाया जाता है। देखिए आपको ये ना न्यूरोसर्जन नहीं बनना, तो डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा, जस्ट इतना चाहिए कि हाँ एनाटॉमिकल चेंजेस भी होते हैं जिसकी वजह से ओसीडी होता है। नेक्स्ट इज चाइल्डहुड ट्रॉमा, ओसीडी का रीजन चाइल्ड अब्यूज और नेग्लेक्ट भी पाया गया है, ठीक है, और ये जितने भी कॉजेज पाए गए हैं दैट इज बेस्ड ऑन द रिसर्च, जो पेशेंट्स हैं उनसे पूछ पूछ के रिसर्च करके एक्सक्यूज मी ये आइडेंटिफाई किया गया। अब ओसीडी को डायग्नोस कैसे किया जाए, उसका कोई टेस्ट नहीं है, क्वेश्चनिंग से एग्जामिनर जो फिजिशियन होता है दे आस्क क्वेश्चंस और इंटरैक्ट के थ्रू ही आइडेंटिफाई किया जाता है, मेंटल हेल्थ हिस्ट्री से ही आइडेंटिफाई किया जाता है। ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट विल बी सेम जैसे फोबिया में रहा, साइकोथेरेपी सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, साइकोथेरेपी होती है, मेडिटेशन कराई जाती है, बातचीत की जाती है, उन्हें जिस चीज़ से ऑब्सेशन है एक्सपोज किया जाता है, फिर उन्हें जैसे डर्ट का उनको ऑब्सेशन है ना, क्लीनिंगनेस का, तो पहले उनको एक्सपोज किया जाएगा डर्ट से, फिर उनको फोर्स किया जाएगा कि वो बार बार हाथ ना धोए ताकि वो अपने जो बिहेवियर पे है थोड़ा सा कंट्रोल ला पाए, ठीक है। सो इफ दिस ट्रीटमेंट डजंट वर्क तो योर प्रोवाइडर में रेकमेंड यू ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, टीएमएस करके एक ट्रीटमेंट होता है। अगर साइकोथेरेपी काम ना करे तो फिर करवाया जाता है, साइकोथेरेपी एंड मेडिकेशन काम ना करें तो फिर कराया जाता है ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, एक तरह का मैग्नेटिक यू कैन से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके थोड़ा सा न्यूरॉन्स को, नर्व सेल्स को, जो ब्रेन के नर्व सेल्स हैं उनको थोड़ा स्टिमुलेट किया जाता है, ठीक। ओके, साइकोथेरेपी में क्या होता है, साइकोथेरेपी में बातचीत की जाती है पेशेंट से, उसकी फीलिंग्स के बारे में, किस चीज़ों का उनको ऑब्सेशन है उसके बारे में, और उन्हें बताया जाता है कि जिस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं दैट इज नॉट नॉर्मल, वो किस तरह से अपने इमोशंस, थॉट और बिहेवियर पे कंट्रोल किए जाते हैं, ठीक है। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बातचीत करके उन्हें बताया जाता है कि किस तरह से वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें एक्सपोज किया जाता है उन चीज़ों से जिनका उनका ऑब्सेशन है, जैसे मैं ऑलरेडी आपको एग्जाम्पल क्लीनलीनेस का दे चुकी हूँ, ठीक। तो सेकंड आती है कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी, इसी के अंदर आएगा कि उन चीजों को एक्सपोज करना एंड देन उनके बिहेवियर को कंट्रोल करना कि वो काम वो ना करें। जैसे अ थेरेपिस्ट विल हेल्प यू एग्जामिन एंड अंडरस्टैंड योर थॉट्स एंड इमोशन ओवर सेवरल सेशन, ही कैन ऑल्टर हार्मफुल थॉट्स, ठीक है। पहले वो आपसे बातचीत करेंगे और ये देखेंगे कि किन चीजों का ऑब्सेशन है और
उन पर्टिकुलर चीज़ों पे आप रिएक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। आपको साफ सफाई का है, या आपको किसी को हार्म नहीं करने का है, या तो आपको चीज़ों को ढंग से रखने का है, सिंक्रोनाइजेशन का है, किस चीज़ का ऑब्सेशन है, फिर उन चीज़ों को एनालाइज करने का और इमोशनल चेंजेस लाने में हेल्प करते हैं, ठीक। एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये आप वीडियो पॉज करके एक बार रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी। इसमें क्या किया जाता है कि एक्सेप्ट करना कि हाँ आपको इन चीजों को, आपकी जो थॉट्स आपके दिमाग में आ रही है वो ऑब्सेशन है, ठीक है। आपको देखो, हर ट्रीटमेंट का, हर डिजीज का जो सबसे पहला स्टेप होता है ना, दैट इज एक्सेप्टेंस। जब तक नेग्लेंस में रहता है पेशेंट कि नहीं मुझे ये चीज नहीं है, चाहे फिर वो मेंटल डिसऑर्डर हो चाहे वो फिजिकल डिसऑर्डर हो, ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता। सबसे पहले ये चीज लेना कि हाँ मुझे ये चीज है, एक्सेप्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें भी पेशेंट से ये एक्सेप्ट किया जाता है कि जो भी थॉट्स आपके अंदर आ रही हैं वो एक ऑब्सेशन है, दैट इज नॉट नॉर्मल। ओनली देन दे आर you can say motivated to have a meaningful response, ठीक है। इसमें मेडिटेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। मेडिकेशन क्या दी जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। अब सीरोटोनिन क्या होता है, सीरोटोनिन एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है, आप एक हार्मोन भी कह सकते हैं। वो हमारी बॉडी में ना मूड को मेंटेन करने के लिए, जो हमारा मूड है ना, हमारा स्ट्रेस, हमारा हैप्पी सैड, ये सब मूड को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब सीरोटोनिन जब ब्लड में आता है ना, थोड़ी देर बाद ना वो वापस रीअपटेक हो जाता है। तो ये जो मेडिकेशन दी जाती है वो सीरोटोनिन के लेवल को मेंटेन करके रखती है हमारे ब्लड में, ठीक है। तो इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग अ नॉर्मल वर्किंग, ठीक। और साथ ही दिए जाते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स, फाइन। So two type of medication, one is serotonin reuptake inhibitors, जो serotonin का लेवल जो है हमारी बॉडी में मेंटेन करके रखते हैं जिससे कि एक नॉर्मल हैप्पी मूड मेंटेन रहता है। एंड नेक्स्ट इज एंटी डिप्रेसेंट्स, ठीक। असाइड फ्रॉम सीकिंग मेडिकल ट्रीटमेंट, अदर इज सेल्फ केयर, ठीक है। प्रॉपर अपनी खुद का ध्यान रखना, एक हेल्थी लाइफस्टाइल को अपनाना भी ओसीडी को प्रिवेंट करता है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर स्लीप लेना, एक्सरसाइज नॉर्मल करना, बिकॉज अ हेल्दी माइंड डिसाइड इन अ हेल्दी बॉडी, अच्छा खाना खाना, हेल्दी ईटिंग करना, ठीक। स्पेंडिंग टाइम विद लव्ड वंस, ठीक। क्योंकि जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उसमें सबसे अच्छा जो इम्पैक्ट पड़ता है, सबसे पहले तो बॉडी हेल्दी होनी चाहिए, आप अच्छा खाएं, प्रॉपर रेस्ट लें, फिजिकल एक्सरसाइज करें। दूसरा, अपने आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसे अच्छा बना के रखें, हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ इंटरेक्ट करें। तो पॉजिटिव लोग वो होंगे जो आपसे प्यार करते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, ठीक है। सो प्रैक्टिसिंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स, ठीक, माइंड रिलैक्सेशन टेक्निक, योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, या मसाजेस हो गया, ज्वाइनिंग एन इन पर्सन और ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप्स, ठीक। जो उन्हीं लोगों के साथ कांटेक्ट करना जिन लोगों को ओसीडी से, उनके साथ कांटेक्ट करके उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करना एंड उनसे सीखना, ठीक। सो दैट्स इट फॉर ओसीडी। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में हमने देखा व्हाट इट इज, उसके कॉजेस क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, किस एज ग्रुप में ये होता है, हाउ कैन वी ट्रीट इट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एंड द लास्ट एंजाइटी डिसऑर्डर, दैट इज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रॉमेटिक जैसे नाम से ही क्लियर है कि किसी ट्रॉमा की वजह से स्ट्रेस डेवलप होता है। जब कोई इंसान किसी ऐसी चीज को फेस करता है, चाहे चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है जो कि सेक्सुअल अब्यूज का भी हो सकता है, या फिर कोई इंजरी उसने ऐसी फेस की है, या किसी लव्ड वन को उसने लूज किया है, किसी भी वजह से कोई भी ट्रॉमेटिक हिस्ट्री उसकी रही है, उसकी वजह से जब स्ट्रेस आता है, दैट इज कॉल्ड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। जैसे एक्सीडेंट हुआ है एंड अ पर्सन इज ट्रैवलिंग इन अ बस और इन अ कार, और एक्सीडेंट की वजह से बाकी सब की डेथ होगी और वो सर्वाइव कर गया, तो उस तरह का इंसिडेंट के बार बार ख्याल आना, उसके सपने बार बार आना, जिसकी वजह से वो नॉर्मल बिहेव ना कर पाए, एंग्जाइटी इश्यूज होना उसकी वजह से, उसी को कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ठीक है। सो द पीटीएसडी इज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन दैट सम पीपल डेवलप आफ्टर द एक्सपीरियंस और विटनेस अ ट्रॉमेटिक इवेंट। द ट्रॉमेटिक इवेंट मे बी लाइफ थ्रेटनिंग और पोज अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू योर फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल वेलबींग, ठीक है। सो वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है और आपकी पूरी फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल वेलबींग को भी अफेक्ट कर सकता है। पीपल विद पीटीएसडी हैव इंटेंस एंड इंट्रूसिव थॉट्स एंड फीलिंग रिलेटेड टू द एक्सपीरियंस दैट लास्ट लॉन्ग आफ्टर द इवेंट। तो एक्चुअल में जब इवेंट हुआ उसके बाद भी वो जो थॉट्स उससे रिलेटेड उनको आती हैं वो आती रहती हैं, ठीक। सो किस तरह की
जो रिस्पॉन्स है पीटीएसडी के पेशेंट्स में आते हैं, फर्स्ट पहले एंग्जाइटी होती है, क्योंकि बार बार जब उसका ख्याल आएगा तो एंग्जाइटी आएंगे, पसीने आएंगे, नर्वसनेस होगी, डिप्रेशन का फील होगा, ठीक है, फ्लैशबैक और नाइटमेयर्स की उसकी उसी इंसिडेंट के सपने आएंगे, एक्सीडेंट के हैं, ड्राउनिंग के हैं, घिरने के हैं या कुछ नेचुरल कैलामिटी के हैं, तो उसी के सपने आते रहेंगे, फ्लैशबैक्स होते रहेंगे उसके, ठीक है। उन चीज़ों को जो ट्रॉमेटिक इंसिडेंट से रिलेटेड है उनको वो अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक। सो दीज ऑल इंटरफेयर द डेली रूटीन, ठीक है, डेली फंक्शनिंग से इंटरफेयर करने लगता है। जैसे अगर एक्सीडेंट का इंसिडेंट है तो ट्रैवल करने में डर लगने लगेगा, वो उसको ट्रैवल अवॉइड करने लगेगा, बाहर जाना अवॉइड करने लगेगा, ठीक है। अगर सपोज कहीं बॉम्ब का कुछ एक्सपीरियंस किया है या फिर वॉर का कुछ एक्सपीरियंस किया है, जैसे छोटे बच्चे अगर वॉर में है, जैसे वर्ल्ड वॉर्स हो रही हैं अभी जिस तरह की सिचुएशन है, तो बच्चे ये डेवलप कर जाते हैं क्योंकि वो इतना सब कुछ देखते इतनी छोटी सी उम्र में कि वो कोप अप ही नहीं कर पाते इन सिचुएशन से, ठीक है। तो दे डेवलप पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। So what is an traumatic event? Trauma or traumatic event, anything that severely threats your existence or sense of safety. तो traumatic event कोई भी हो सकता है, जैसे इसमें एग्जांपल कार एक्सीडेंट का दिया, कुछ भी हो सकता है, नेचुरल कैलामिटी हो सकती है, वॉर हो सकती है, बॉम्ब अटैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो ट्रॉमा ऑल्सो डजंट हैव टू हैपन डायरेक्टली, जरूरी नहीं है आप पे ही हुआ हो, लव्ड वंस पे भी हो सकता है, कहीं पास से आपने देखा, विटनेस किया, वो भी हो सकता है, ठीक। सो एग्जाम्पल्स ट्रॉमेटिक इवेंट्स की कुछ हैं, सिर्फ यही नहीं है, कुछ भी हो सकते हैं, जैसे एक्सीडेंट्स हो गया, इलनेस हो गया, ठीक है, वॉर हो गया, नेचुरल डिजास्टर हो गया, फिजिकल अब्यूज हो गया, बच्चों के साथ फिजिकल अब्यूज होता है लगातार, वो नहीं एक्सप्लेन कर पाते या उनको अप्रोप्रिएट टाइम पे हेल्प नहीं मिल पाती, वो भी डेवलप करते पीटीएसडी। वर्बल अब्यूज हो गया, फिजिकल अब्यूज जितना खराब है उससे ही उतना ही जो मेंटल डिस्टॉर्शन करता है वर्बल अब्यूज भी। सेक्सुअल असॉल्ट हो गया, बुलिंग, बुलिंग भी बहुत ज्यादा मेंटली बच्चे को डिस्टर्ब करती है, बच्चे को क्या, एडल्ट को भी बुलिंग डिस्टर्ब करती है, ठीक। अब टाइप ऑफ पीटीएसडी क्या है? दीज आर टू टाइप्स, वन इज एक्यूट, जब जो ट्रॉमा से रिलेटेड जो स्ट्रेस होता है दैट इज फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और कॉम्प्लेक्स जो लॉन्ग टर्म ट्रॉमा होता है, ठीक है। एक्यूट में तो हो गया जैसे रिसेंटली कोई वॉर हुआ, नेचुरल कैलामिटी हुई या कार एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद डेवलप हो गया स्ट्रेस, ठीक। सो दैट इज कॉल्ड एक्यूट। बट कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जब चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है, एक बच्चे के साथ अब्यूज हो रहा है छोटी उम्र से ही, लॉन्ग टाइम, 3 4 10 साल के लिए उसके साथ अब्यूज होता रहा और उसके बाद उसने डेवलप किया पीटीएसडी, तो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी, ठीक है। तो इसका जो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट पड़ता है सेंस ऑफ सेल्फ और रिलेशनशिप पे। अब व्हाट आर द सिम्टम्स? सो सिम्टम्स क्या होते हैं पीटीएसडी के? इसके इट फॉल्स इन द 4 कैटेगरी। सबसे पहले आ गया इंट्रूजन। इंट्रूजन मतलब जब अंदर से थॉट्स आती हैं जिसका आप पे कंट्रोल नहीं है। अब ट्रॉमेटिक इवेंट के साथ से रिलेटेड थॉट्स आएंगे, कंट्रोल नहीं होता, बार बार वो आती रहती है और ऐसा लगता है कि एक्चुअल में वो चीजें हो रही हैं, ठीक है। जैसे एक्सीडेंट्स हो गए या वॉर हो गए, वो सपने उसके आएंगे और ऐसा लगेगा कि हो रहे हैं और आप उसके मिडल में हैं, ठीक है। तो इंट्रूजन है, कंट्रोल कुछ नहीं है उस पर। अवॉइडेंस है, ऐसी चीजों को अवॉइड करेंगे, अवॉइडिंग रिमेंबरिंग और थिंकिंग अबाउट द ट्रॉमेटिक इवेंट्स, ठीक। अवॉइडिंग टॉकिंग अबाउट, उन चीजों के बारे में बात करना। जो बच्चे अक्सर चाइल्ड अब्यूज का शिकार होते हैं वो दूसरों के साथ वो चीजें शेयर नहीं करना चाहते, बात नहीं करना चाहते, उसकी वजह से जो इसका जो मेंटल इफेक्ट है ना वो और ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक। नेक्स्ट इज चेंजेस इन थिंकिंग एंड मूड। इसकी वजह से क्योंकि बात नहीं कर रहे, शेयर नहीं कर रहे, तो मूड में भी चेंजेस आते हैं। फियर, हॉरर, एंगर, गिल्ट, ये सब भी चीजें देखी जाती हैं। मेमोरी लॉस ऑफ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, ठीक, इवेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट मेमोरीज होती है वो भी लॉस हो जाती है। ongoing negative and distorted thoughts about the cause or effects of event that lead to wrongly blamed, feeling detached from others, ठीक है। तो ये सब जो फीलिंग है पीटीएसडी के पेशेंट्स फील करते हैं, सफर करते हैं इन सब चीजों से। नेक्स्ट आता है दैट इज चेंजेस इन अरोजल एंड रिएक्टिविटी। किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं उसमें चेंजेस आ जाते हैं, बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है, आउटबर्स्ट हो जाते हैं, बहुत यू कैन से एग्जैजरेटेड वे में रिस्पॉन्स करने लगते हैं, इजिली ऐसे इजिली चौंक जाते हैं, डर जाते हैं इजिली, ना इजिली स्टार्टल्ड हो जाते हैं, चौंक जाते हैं, ठीक है। स्लीपिंग पैटर्न उनका डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। बीइंग ओवरली वॉचफुल और आसपास बहुत ज्यादा ध्यान रखना, हाइपर विजिलेंस होना, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, खुद को नुकसान पहुंचाने का, ठीक। सो दीज ऑल आर द सिम्टम्स। अब चिल्ड्रन में क्या सिम्टम्स पाए जाते हैं? चिल्ड्रन में मोस्टली दे आर फीलिंग, चिल्ड्रन विद पीटीएसडी में हैव डिफिकल्ट एक्सप्रेसिंग हाउ दे आर फीलिंग, क्योंकि बच्चे हैं, छोटे हैं, वो नहीं एक्सप्लेन कर पाते कि वो कैसा फील कर रहे हैं, ठीक है। जो भी ट्रॉमेटिक इवेंट के शिकार होते हैं वो नहीं एक्सप्रेस कर पाते। सो दे मे फील रेस्टलेस, फिजिटी, और दे हैव ट्रबल पेइंग अटेंशन, मतलब उनके कॉन्सेंट्रेशन में, उनके मूड्स में, सेल्फ एक्सप्लेनेशन में सेल्फ डाउट डेवलप हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन, वो सेल्फ
ऑर्गेनाइज नहीं रह पाते, ये सारी प्रॉब्लम्स देखी जाती है बच्चों में। अब व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ PTSD? सो इसकी वजह से हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है? तो दो चीजें हमने देखी, वन इज द मूड डिसऑर्डर एंड अदर इज द एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स। दीज टू थिंग्स आर मोस्टली सीन इन द पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर पेशेंट्स। ठीक है, बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाना, बड़ी जल्दी घबरा जाना, बड़ी जल्दी चौंक जाना, ठीक है, रोने लगना, इरिटेट हो जाना, दीज ऑल आर मूड स्विंग्स। और एंग्जाइटी, डर जाना, ठीक है। तो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन इंक्लूड डिमेंशिया, सब्सटेंस, डिमेंशिया का मतलब क्या होता है? मेमोरी लॉस, ठीक। तो मेमोरी लॉस भी होने लगती है। और मोस्टली देखा गया है कि जो भी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं वो अल्कोहल अब्यूज में भी पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि इन चीज़ों को कैसे कंट्रोल करें, शेयर वो करना नहीं चाहते। तो माइंड को रिलैक्स करने से वो उन चीज़ों को भूलने लगते हैं, तो दे फील रिलैक्स, तो दे मूव टुवर्ड्स अल्कोहल अब्यूज, ठीक। सो कॉजेज क्या हैं? कॉजेज जनरली देखा गया है टू तरह के न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज में चेंजेस देखा गया है। वन इज कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल क्या है? कॉर्टिसोल एंड देयर इज एलिवेटेड लेवल ऑफ कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। कॉर्टिकोट्रोपिन क्या होता है? वो कॉर्टिसोल इज अ स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है। ये रिलीज होता है जब हमें स्ट्रेस होता है, ठीक है। और ये हमारी बॉडी के ना हर फंक्शन को ना एलिवेट करता है। जैसे स्ट्रेस कब होगा? जब सपोज कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई या कुछ स्ट्रेस हुआ, तो हमारी बॉडी की हार्ट बीट भी बढ़ जाती है, ब्रीदिंग रेट भी ज़्यादा हो जाता है। तो ये सब चीज़ें कौन रेगुलेट करता है? कॉर्टिकोल रेगुलेट करता है। एट द टाइम ऑफ स्ट्रेस हमारी बॉडी रिलीज करती है एक हार्मोन दैट इज कॉल्ड कॉर्टिकोल, ठीक है। अब इसकी जो रिलीज है उसको रेगुलेट करता है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। अब PTSD के पेशेंट में देखा गया है कि इसका जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक। अब उसका लेवल ज्यादा है तो कॉर्टिसोल का इन टर्न इंक्रीज हो जाता है लेवल, जिसकी वजह से हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ये सारी एक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। नॉर्मली स्ट्रेस की सिचुएशन नहीं है, फिर भी बॉडी इस तरह से रिएक्ट कर रही है जैसे कि स्ट्रेस में करनी चाहिए, ठीक है, जिसको कहते हैं फाइट और फ्लाइट, ठीक है। फाइट और फ्लाइट रिएक्शन, ठीक है। जैसे किसी इंसान के पीछे अगर कोई जानवर लग जाए तो वो नॉर्मल स्पीड से भी ज़्यादा भागने लगता है। उस वक्त क्या होता है? क्योंकि स्ट्रेस से बॉडी को सिग्नल जाता है कि इमरजेंसी है, खतरा है, तो बॉडी रिलीज करती है कॉर्टिसोल, और हमारी हर ऑर्गन एट द पीक ऑफ इट्स वर्किंग कैपेसिटी वर्क करने लगता है, ठीक है। हार्ट रेट भी फुल पीक पे, ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है, ब्लड शुगर लेवल भी, और इसीलिए वो पूरी बॉडी को पंप करते हैं इस तरह से कि एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है, और फुल स्पीड में, जितनी स्पीड एक्चुअल में उसकी होती भी नहीं उतनी स्पीड में वो भागने लगता है। तो दैट इज कॉल्ड द फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन, ठीक है। तो नॉर्मली स्ट्रेस नहीं है, स्टिल क्योंकि इमेजिनेशन थॉट है, फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, नाइटमेयर्स आ रहे हैं, उसकी वजह से इस हार्मोन का रिलीज बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बॉडी फाइट एंड फ्लाइट की तरह रिस्पॉन्ड कर रही है, ठीक। ओके, सो TSD इज एसोसिएटेड विद चेंज इन द फंक्शनिंग एंड ऑटोनॉमी ऑफ योर ब्रेन। एक तो हमने देखा कि बिकॉज ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर, उसके रिलीज की वजह से ये होता है। दूसरा है बिकॉज ऑफ एनाटॉमी, कुछ चेंजेस होते हैं एनाटॉमी में। कौन से पोर्शन में? हिप्पोकैम्पस, ठीक है। ये ब्रेन का एक पार्ट है जो हमारे मेमोरी को रेगुलेट करता है, उसमें चेंजेस की वजह से। तो OCD हमने देखा था कहाँ पे होता है? बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द फ्रंटल रीजन एंड कॉर्टिकल, ठीक है। तो ये रीजन है हिप्पोकैम्पस में, और एक रीजन है अमेग्डाला, ठीक है। दो रीजन, एक हिप्पोकैम्पस, एक अमेग्डाला। हिप्पोकैम्पस रिलेट करता है मेमोरी से, ठीक, और अमेग्डाला इज रिलेटेड टू इमोशंस, सही। सो द मीडियल prefrontal cortex, which partially controls the emotional reactivity of your amygdala, appears to be smaller and less responsive in people with PTSD, ठीक है। तो ये सब फाइंड आउट किया गया है आफ्टर यू कैन एग्जामिनिंग द PTSD पेशेंट्स। ओके, अब डायग्नोज कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए कोई टेस्ट नहीं है। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स। दूसरा, मेडिकल हिस्ट्री, जैसा OCD में करते हैं। नेक्स्ट इज मेंटल हेल्थ हिस्ट्री और एक्सपोजर टू ट्रॉमा, कि अगर लग रहा है कि वैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, सिम्टम्स के बेस पर बातचीत करके उनकी मेडिकल हिस्ट्री देख के, और दूसरा उनको उस पर्टिकुलर सिचुएशन को एक्सपोज कराते हैं कि अगर एक्सीडेंट का है तो उनको दिखाते हैं, और टीवी पे एक्सीडेंट दिखाएंगे, वॉर है तो वॉर दिखाएंगे, उनको एक्सपोज करेंगे उन चीज़ों से, और फिर उनका रिएक्शन नोट डाउन करेंगे एंड देन फाइंड आउट कि उनको PTSD है या नहीं, ठीक। अब ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट इज सेम एज इन फोबिया और इन द, you can say, medication थोड़ी सी different है, but therapy, that is psychotherapy, is same in all the three, that is phobia, OCD and PTSD. So psychotherapy, the main treatment, and second is that this therapy takes place with the trained licensed mental
हेल्थ प्रोफेशनल, ट्रेन प्रोफेशनल और साइकोलॉजिस्ट के साथ ये ली जाती है और वो उनको पूरी तरह से गाइड करते हैं कि किस तरह से आपको इस स्ट्रेस को, इस ट्रॉमा को ओवरकम करना है, इस डियर को ओवरकम करना है, जो चीज़ हो गई उसको भूलना है और मूव फॉरवर्ड करना है. सो दैट्स इट फॉर द ट्रीटमेंट. एंड इसी के साथ हमने आज पढ़ लिए 3 एंजाइटी डिसऑर्डर, दैट इज ओसीडी, फोबियाज एंड that is post-traumatic stress disorder. So that's it for today's lecture. Thank you. Take care.